इकोनॉमी की 8वीं यूनिट का रिवीजन कर ले रहे हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक है और IMF है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताएं क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप और अन्य देशों की आर्थिक आवश्यकताओं की भारी नुकसान पहुंचाया था। तो आर्थिक आवश्यकताएं जो थी, अर्थव्यवस्थाएं, तो उनको भारी नुकसान पहुंचा था द्वितीय विश्व युद्ध ने। युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण के लिए पूंजी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। तो अब जो यूरोप देश थे, प्रभावित देश थे, तो उन्हें पुनर्निर्माण करने के लिए पूंजी चाहिए थी और वित्त चाहिए था, वित्त की सहायता चाहिए थी। तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यापार और विनिमय दरों में अस्थिरता को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त ढांचे जरूरत थी। ये व्यापार जो हो रहा है उसमें अस्थिरता आ गई थी। तो उस अस्थिरता को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे की आवश्यकता थी। विकासशील देशों का उदय हो रहा था। तो विकासशील देशों का उदय, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देश स्वतंत्र हुए और इन नव स्वतंत्र देशों की आर्थिक विकास के लिए पूंजी और तकनीक की सहायता की आवश्यकता थी। तो नए देशों जो विकसित हो रहे थे, उन्हें भी आर्थिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, कि अर्थव्यवस्था विश्व की जो है उसे स्थिरता प्रदान हो, स्थिरता प्रदान के लिए उनका पुनर्निर्माण करने के लिए हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। इसी परिप्रेक्ष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के वर्ष 1944 में अमेरिका ने न्यू हैम्पशायर में ब्रेंडवुड नामक एक स्थान पर सम्मेलन आयोजित किया था। तो 1944 में अमेरिका ने न्यू हैम्पशायर में ब्रेंडवुड सम्मेलन एक आयोजित किया था। इसका सम्मेलन का आयोजित किया और इस सम्मेलन में औपचारिक नाम संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन था। तो जो सम्मेलन हुआ उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य युद्ध से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना, जो युद्ध में प्रभावित हुई अर्थव्यवस्थाएं उनका पुनर्निर्माण हो और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था स्थिरता के लिए एक ढांचा भी तैयार हो, कि वित्त व्यवस्था स्थिर रहे, ढांचा तैयार करना था। इस सम्मेलन के फलस्वरूप जुलाई 1944 में दो प्रमुख संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक यानी विश्व बैंक IBRD, तो IBRD अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पुनर्निर्माण के लिए पुनर्निर्माण विकास बैंक की स्थापना हुई। तो 1944 में स्थापना हुई है इनकी। फिर इसकी औपचारिक शुरुआत, जो मतलब औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ, तो इसकी औपचारिक शुरुआत 25 जून 1946 को हुई, जब इसने अपने परिचालन शुरू किया। तो 25 जून 1946 को ये चालू हो गया। IBRD यानी विश्व बैंक को ही बाद में IBRD को बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए, तो उसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाने लगा। भारत ब्रिटेन वुड सम्मेलन के 44 मूल हस्ताक्षर देशों में से एक था। तो भारत में ब्रिटेन वुड सम्मेलन में भाग लिया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। तो विश्व बैंक के तत्कालिक उद्देश्य क्या थे उस समय के, तो युद्ध प्रभावित देशों का पुनर्निर्माण करना, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित यूरोप और अन्य क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए ऋण और वित्त की सहायता प्रदान करना था। तो पुनर्निर्माण इनका मुख्य अपना था। फिर वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित भी करना था, यानी दीर्घकालिक पूंजी निवेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन स्थापित करना। तो पूंजी जो निवेश की थी वो उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुए,
इसलिए फिर आर्थिक स्थिरता प्रदान करना, यानी युद्धकालीन अर्थव्यवस्थाओं को शीतकालीन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए परियोजनाओं को समर्थन देना था। ये ऐसी परियोजना लाई जाए जिससे अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाए। फिर निजी निवेश को प्रोत्साहन, यानी निजी पूंजी निवेश पर गारंटी प्रदान करना। यदि पूंजी उपलब्ध ना हो तो उत्पादक परियोजनाओं के लिए ऋण देना। यदि कोई उत्पादक परियोजना चल रही हो उसमें पूंजी नहीं तो उसके लिए ऋण के रूप में पूंजी देगा और निजी निवेश लोग भी इसमें पूंजी कर निवेश करेंगे। विकासशील देशों की सहायता, अल्प विकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए वित्त और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा रही थी जो अल्प विकसित या विकासशील अवस्था में थे। तो वर्तमान में विश्व बैंक के क्या उद्देश्य हैं? तो विश्व बैंक के वर्तमान उद्देश्य समय के साथ विकसित हुए हैं और अब ये गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर केंद्रित है। अब आज का उद्देश्य उसका है कि गरीबी को हटाया जाए और सतत विकास किया जाए। फिर चरम गरीबी का भी उन्मूलन, 2030 तक चरम गरीबी यानी प्रति व्यक्ति $2.5 प्रतिदिन से कम अगर आय को समाप्त कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति $2.15 प्रतिदिन से यदि कम है तो वो गरीब ना रहे, इतनी चरम गरीबी ना हो। तो 95 का है अब डॉलर, पहले 85 का था, तो ऐसे 95 + 95 इस तरह से 10 और 190 रुपये के लगभग ये, और 15 दशमलव में भी है कुछ। तो समाज समृद्धि को बढ़ावा, तो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में निचले 40% जो आबादी है उसकी आय में वृद्धि को प्रोत्साहन देना था, समाज और समृद्धि को बढ़ाना। तरह सतत विकास में पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक रूप से सतत परियोजनाओं को समर्थन देना। आर्थिक विकास, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना। तो आर्थिक विकास करना और सतत विकास करना। फिर नीतिगत और तकनीकी सहायता, सदस्य देशों को नीति निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना। जो उसके सदस्य होंगे तो कोई भी नीति बनाएंगे उसमें नीति निर्माण करेंगे और तकनीकी की विशेषज्ञता प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IBRD है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो विश्व बैंक के समूह के रूप में है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के समूह के रूप में है। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFS यानी विकासशील देशों की देता है ये पैसा। फिर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी IMGA है। फिर निवेश विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तो निवेश में विवाद करते हैं तो विवाद निपटान के लिए है ये ICRD। तो भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी 4 का सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, मूलतः IBRD को ही विकास बैंक कहा जाता है। तो IBRD है यही विकास बैंक है मुख्य रूप से। इसकी स्थापना 1944 में हुई। 189 देश इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य मध्यम और ऋण योग्य गरीब देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। कार्य क्या है? तो बुनियादी ढांचा बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना है, तो उनमें ये पैसा लगाता है। वित्त पोषण, तो वैश्विक वित्तीय बाजारों से पूंजी जुटाता है, यानी विश्व भर से जो क्या है पूंजी जुटाता है और इसे AAA रेटिंग देता है कि किसी बैंक है, शाखा है, किसी भी देश को कितना ले सकता है, तो उसे क्रेडिट के हिसाब से क्रेडिट देता है ये रेटिंग। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये दूसरी संस्था थी।
तो इसकी स्थापना 1960 में हुई अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की। इसमें 175 देश हैं। इसका उद्देश्य दुनिया में 75 सबसे गरीब देशों को रियायती ऋण या शून्य या कम ब्याज दर से अनुदान देना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसका कार्य प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ जल और कृषि निवेश करना है। वित्त पोषण तो दाता देशों के योगदान में IBRD की आय तो वित्त पोषण करना आय से है। फिर गरीबों को आसान शर्तों पर, तो गरीब जो हैं देश उनमें आसान शर्तों पर उदार पूर्वक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। तो IDA की स्थापना का विचार समर्थन अमेरिका के सीनेट मैनरोन ने रखा था। IDRA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। IDA विश्व की एक संस्था है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करती है। तो विश्व की एक संस्था है और जो दुनिया के सबसे गरीब देश हैं तो उनकी मदद करती है। IDA रियायती शर्तों पर ऋण देता है अर्थात अथवा शून्य या बहुत कम ब्याज देता है। तो IDA क्या है, बहुत कम शून्य दरों पर ऋण देता है और पुनर्भुगतान करना होता है। उसे 30 से 38 वर्ष तक किया जा सकता है, जिससे इसे 5 से 10 साल की छूट अवधि भी शामिल होती है। तो कि 5 से 10 साल तक आप ऋण भुगतान की अवधि की छूट मिलेगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है जो IFSC है। इसका IFSC की स्थापना विचार रॉबर्ट गार्नर द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1956 में हुई और इसमें 186 देश हैं। तो IFSC है जो इसकी स्थापना 1956 में हुई, 186 देश हैं और इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की कंपनियों को ऋण और निवेश के माध्यम से समर्थन दें। तो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां थी उनको ऋण के माध्यम से समर्थन देना है। इसका कार्य नौकरियों को सृजन करना, प्रतिस्पर्धी बाजार का विकास करना और निजी उद्योगों को वित्त की सहायता देना है। विकासशील देशों में विशेषकर निजी क्षेत्रों पर केंद्र सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। IFSC 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजार की कंपनियां और वित्त संस्थाओं को रोजगार सृजित करते हैं। तो 100 से अधिक जो विकासशील देश हैं तो उनकी कंपनियों को, संस्थानों को रोजगार देते हैं। और कर राजस्व जुटाने, कॉर्पोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उन्हें स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। IFSC इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। IFSC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 100 से अधिक विकासशील देशों में उभर रही बाजार कंपनी वित्तीय संस्थाओं को रोजगार देता है और कॉर्पोरेट प्रशासन, पर्यावरण प्रदर्शन सुधार करने में, समुदायों की योगदान करने में सहायता करता है। IFSC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम तो इंटरनेशनल फंड काउंसिल जो है सामान्यतः 7 से 12 वर्ष की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण प्रदान करता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी स्थापना 1988 में हुई। बहुपक्षीय निवेश गारंटी की स्थापना 1988 हुई। विकासशील देशों में वाणिज्य, गैर वाणिज्य के जोखिम के विरुद्ध निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के स्थापना। तो बहुनिवेशी गारंटी एजेंसी स्थापना 1908 में हुई और ये विकासशील देश हैं। तो विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के विरुद्ध, जो गैर व्यापारिक जोखिम है तो उनके विरुद्ध निवेश और बीमा के सार्वजनिक निजी स्रोतों के पूरक की स्थापना करता है। इसमें 154 विकासशील देश हैं और 26 औद्योगिक देश हैं। तो उद्देश्य क्या है, तो विकासशील देशों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI को प्रोत्साहन देना है।
तो विदेशों से जो FDI आती है तो उस FDI को में प्रोत्साहन देना ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके और गरीबी को कम करके लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। फिर निवेश विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है एक, इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसके 158 देश हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो स्वायत्त रूप से काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक द्वारा तैयार एक बहुपक्षीय संधि ताकि बैंक के निवेश को बढ़ाने में के उद्देश्य से आगे बढ़ाया जा सके। तो बैंकों में निवेश हो इस उद्देश्य से आगे बढ़ाया जा सके। और देशों के बाद जो विवाद हो जाते हैं उसको भी निपटा दीजिए, इसीलिए इसका नाम है निवेश और विवाद निपटान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो विकास की कार्यवाहियों कार्यकारी निदेशक द्वारा तैयार करता है। तो विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक जो होता है, विश्व बैंक का निर्देश करने वाला, उसके द्वारा तैयार एक बहुपक्षीय संधि है ताकि विश्व बैंक के निवेश को बढ़ाया जा सके और देश को आगे बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य देशों और निवेशकों के बीच निवेश विवाद का निपटारा करना है। फिर कार्य क्या है इनका, तो विवाद निपटान का है मध्यस्थता और सलाह सेवाएं प्रदान करना। तो मध्यस्थता करना और सलाह सेवाएं प्रदान करना है। ICSID यानी अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद निपटान है उसने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद सुलझाने में, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच नदी जल विवाद, मिस्र और इंग्लैंड में सुएज नहर के विवाद आदि को सफलतापूर्वक मध्यस्थता की है। तो जो विवाद निपटान वाली एजेंसी अधिकांश मामलों में अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान के अंदर जो ICSID ने तीन मध्यस्थ निवेशों द्वारा नियुक्त देशों द्वारा नियुक्त और दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त। तो तीन तरह से नियुक्त हो सकती है ये, कि निवेशकों द्वारा जिसने निवेश किया उनके नियुक्त राज्यों होते हैं और देशों द्वारा नियुक्त हो सकती है और दोनों पक्षों के समझौते द्वारा भी इसकी नियुक्ति हो सकती है और ये उसमें समाधान कर देगी। फिर ICRD जो है, ICRD यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान केंद्र, इसका अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है और यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय संतोषजनक नहीं होते तो असंतुष्ट पक्ष एक पैनल से अपील कर सकता है। पैनल में ICSID द्वारा गठित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान केंद्र होता है वही एक पैनल का गठन करता है। ICRD का अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय कोई असंतुष्ट है तो संतुष्ट पक्ष एक पैनल की अपील करता है, उसके द्वारा गठित भी किया जाता है। यदि कोई देश IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक है उसके सदस्य बनना चाहता है तो उसे IMF की सदस्य बनना होगा। तो अगर विश्व बैंक का सदस्य बनना तो IMF का सदस्य उसे बनना पड़ेगा। फिर IBRD की सदस्यता मिलने पर ही IDA यानी जो दो संस्थाएं और हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संघ वाला है और IFS यानी वित्त वाला जो है और IMA की सदस्यता मिलती है। तो अगर कोई विश्व बैंक का सदस्य है तभी उसे IDA, IFSC और IMGA की सदस्यता मिलेगी। अब है भारत ने 1956 में IFSC और 1960 में IRD के संस्थापक सदस्य में शामिल हो गया। तो 1956 में भारत इस संस्था में, और जो वित्त वाली संस्था है यानी वित्त के लिए प्रोत्साहन देती है, और IDA यानी विकसित देशों को जो देती है संघ है, तो उनकी सदस्य बन गया भारत जनवरी 1994 में IMGA का भी सदस्य बना। तो IMG जो संस्था थी उसका भी सदस्य बन गया। तो 5 संस्थाएं थी, तो उसमें एक थी वर्ल्ड बैंक, IBRD, फिर है IMF,
तो IMF का कोई सदस्य बनेगा सबसे पहले, तभी वो IBRD यानी विश्व बैंक का सदस्य बनेगा। जब इनका सदस्य बन गया तो IFSC यानी जो वित्त निजी वित्त को देता है और जो विकास संघ होता है इसका सदस्य बन सकता है। भारत जनवरी 1954 में IMGA का सदस्य बन गया और ICRD का सदस्य नहीं है। तो ये छठी संस्था जो है इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत का मत है कि इस संस्था के नियामक एवं कार्य प्रणाली जो है निष्पक्ष नहीं है। इसका झुकाव विकसित देशों की ओर अधिक है, इसलिए भारत ICSID का सदस्य नहीं है। विवाद निपटान वाले जो है उसका सदस्य नहीं है। हमें भारत को वित्त निर्माण में मिश्रित देशों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो वर्तमान में मिश्रित देश के रूप में यानी निम्न मध्य आय से मध्यम आय में जाने वाले देशों के रूप में है। तो मध्यम आय वाले में आ गया भारत। इसलिए भारत IDA से IBR दोनों से ऋण लेने के लिए योग्य है। तो भारत IDA से भी और IBRD दोनों से ऋण लेने के लिए योग्य है। तो IDA एक बार देख लेते हैं कि IDA क्या है। तो IDA का मतलब है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और IFS जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और IRD यानी विश्व बैंक दोनों ऋण लेने के लिए योग्य है भारत। और विश्व बैंक यानी विश्व बैंक के IBRD से सबसे अधिक ऋण लेने वाला भारत है। चीन 1980 में विश्व बैंक का सदस्य बना। तो 1980 में चीन इसका सदस्य बन गया। विश्व बैंक समूह में भारत की भूमिका क्या है? तो भारत की भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और वित्त को, जो पुनर्निर्माण IBRD है, IBRD तो ये पुनर्निर्माण के लिए था। तो इसमें 316 बिलियन है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है जो उसमें 53 बिलियन है। और अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त निगम है IFSC, तो इसमें भारत की 26 बिलियन है। तो इसमें 3%, ई में 2%, ई में 4% तक इसका भारत का योगदान है। फिर विश्व बैंक समूह के निर्देशन मंडल में कौन कौन होता है? तो विश्व बैंक समूह के 4 संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी निर्देशकों के 4 बोर्ड होते हैं। विश्व बैंक का जो निर्देशन करता है उसमें 4 बोर्ड होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, इसे ही मुख्य रूप से विश्व बैंक कहते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसमें होता है, IDA, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम होता है। बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी होती है कि बहुपक्षों की IMG गारंटी लेता है। तो भारत इन चारों का सदस्य है। कार्यकारी निर्देशकों की यह बोर्ड विश्व बैंक समूह के सामान्य संचालन की जिम्मेदार होता है। तो विश्व बैंक का समूह का संचालन करता है ये चारों। इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। तो इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व है तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा होता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 24 कार्यकारी निर्देशक होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है, 4 कार्यकारी निर्देशक, 24 कार्यकारी निर्देशक होते हैं। इसकी संरचना में 25 सदस्य यानी एक अध्यक्ष और 24 कार्यकारी निर्देशक सहित होते हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य निर्देशक है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और UK यूनाइटेड किंगडम। तो 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और UK है। शेष 20 निर्देशक अन्य देशों या देशों के समूह के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 20 जो निर्देशक आते हैं और अन्य देशों से आते हैं वो। और विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक के रूप में अध्यक्षता का नाम का प्रस्तावित करता है। सबसे बड़े शेयर धारक होते हैं, उसके अध्यक्ष का नाम इसमें प्रतिपादन करता है। तो विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक जो है वो अमेरिका ही है।
तो अध्यक्षता हमेशा अमेरिका करता है, यानी अमेरिका विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है, तब वह इस सभी अध्यक्ष अमेरिका करता है, तो सभी की अध्यक्षता करता है। विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष निदेशन मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो विश्व बैंक के समूह का जो अध्यक्ष होता है, निदेशक होता है, वो विश्व बैंक के सभी मंडल की सभी बैठकों की भी अध्यक्षता करता है और संगठन के सामान्य संचालन की देखरेख करता है। वह अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो अध्यक्ष जो होता है वो 5 वर्ष का होता है और एक बार पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है। तो एक बार पुनर्नियुक्त भी हो सकता है अध्यक्ष वहाँ का। फिर जय बांगा को वर्ष 2023 में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। तो 2023 में नियुक्त हुए थे जय बांगा। उल्लेखनीय है कि जय बांगा भारतीय मूल के हैं, किंतु 2007 में उनके पास अमेरिका की नागरिकता है। 2007 से वो अमेरिकी नागरिक हैं, तो अमेरिका से बने हैं वो, भारतीय मूल के हैं। लेकिन भारत कई बार निर्देशन मंडल का स्थायी सदस्य रहा है। वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशन द्वारा किया जाता है, जो दक्षिण एशियाई देश के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो दक्षिण एशियाई देश हैं, तो यहाँ से भी हर एक ग्रुप से कोई एक सदस्य जाता है वहाँ। तो भारत जो है स्थायी सदस्य मतलब कई बार रह चुका है यहाँ का। कई बार निर्देशन मंडल का स्थायी सदस्य 20 जो चुने जाते हैं उन्हीं में से होता है। और वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक के द्वारा किया जाए। दो दक्षिण एशिया देश के हैं। तो दक्षिण एशियाई देशों में कौन आता है, तो भारत के एक सदस्य हैं वो करते हैं। कार्यकारी निदेशक का कार्यकाल सामान्यतः 2 वर्ष, जो कार्यकारी निर्देशक होते हैं जो 20 होते हैं, तो उनमें से जो जाते हैं अलग अलग देशों से, उसमें उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और वे अन्य शक्तियों के लिए पात्र होते हैं। तो उल्लेखनीय है कि बुल्गारिया, क्रिस्टोसिया और जॉर्जिया वर्ष 2017 में और वर्ष 2019 तक विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक रह चुकी हैं। कोस्टोस्का और जॉर्जिवा को विश्व और कॉस्टिलिना जॉर्जिवा को विश्व की कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि तत्कालीन अध्यक्ष जिम योंग किम दक्षिण कोरिया के मूल निवासी किंतु अमेरिकी नागरिकता के इस्तीफा के बाद एक अनुभवी, सक्षम और तत्कालिक नेतृत्व की आवश्यकता थी, इसलिए एक अस्थायी व्यवस्था थी और स्थायी नहीं थी। तो एक बार जो बुल्गारिया जो है, क्रिस्टेलिया जॉर्जिवा 2017 से 19 के बीच विश्व बैंक की जो कार्यकारी निदेशक वो बनी रही थी, तो अध्यक्षता के तौर पर बनी थी। फिर लेकिन बनाया अमेरिका ही नहीं था। तो निदेशक मंडल के कार्यकाल, निदेशक जो मंडल होता है क्या कार्य करता है, तो नीति निर्माण और रणनीति बनाता है। तो रणनीति का निर्धारण करता है, ऋण और अनुदान प्रस्तावों को स्वीकार करता है। जो निदेशन मंडल होता है वो ऋण देखता है कि कितना किस देश को देना है, और अनुदान के जो प्रस्ताव है उन्हें स्वीकार भी करता है। विश्व बैंक की परियोजना और कार्यक्रमों की निगरानी करता है कि परियोजनाएं कौन सी चल रही हैं। फिर सदस्य देशों के साथ समन्वय और सहायता नीति का मूल्यांकन करता है। विश्व बैंक के सदस्य देशों का भारांश और मतदान प्रणाली के कितना किसका योगदान है। तो विश्व बैंक में प्रत्येक सदस्य की हिस्सेदारी उसकी आर्थिक शक्ति और पूंजी योगदान पर आधारित है। तो अमेरिका के पास वोट, उसी के आधार पर उसे वोट देने का और प्रतिनिधित्व का अधिकार है। तो अमेरिका के पास 15.54% यानी लगभग 16% तक अमेरिका के पास वोट राइट्स है। फिर जापान के पास 7.6 वोट्स हैं। चीन के पास 5.90 वोट हैं। जर्मनी के पास 4.20 वोट हैं। फ्रांस के पास 3.85 है। फिर यूनाइटेड किंगडम है जो उसके पास 3.85। तो इस तरह से ये वोटों के हिसाब से बटे हुए हैं वोटिंग राइट। शेयरधारिता
तो शेयरधारता IBRD और IDA अंतर्राष्ट्रीय जो पुनर्निर्माण विकास संघ है और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में पूंजी अंश के आधार पर तय होती है। तो पूंजी में जितना अंश देंगे उसके आधार पर वोटिंग राइट तय होती है। इसमें 2% तत्काल भुगतान और शेष 80% मांग पर जमा किए जाते हैं। जब मांग होगी तब जमा करेंगे और 20% तक का तत्काल भुगतान मतलब उस बैंक में जमा करने होंगे। मतदान शक्ति सदस्य देशों के शेयरों के अनुपात में होती है। तो मतदान क्या है, जितने जिसके शेयर होंगे उतना ही उसकी मान्यता होगी, उतना ही वो दे सकता है अपना वोट। फिर निर्णय लेने की सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। निर्णय सामान्य बहुमत से की आवश्यकता होती है, लेते हैं कोई भी वहाँ निर्णय लिया जाता है तो सामान्य बहुमत से लिया जाता है, जिसमें विश्व बैंक के संविधान संशोधन जैसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अगर संविधान में उसकी संशोधन करना है विश्व बैंक के, तो उसमें 85% मतों की आवश्यकता होती है, जिससे अमेरिका वीटो शक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि अमेरिका के पास तो 15% पहले से है, 16% है उसके पास, और जब सब देश एक भी हो जाए तब भी अमेरिका ना कहेगा तो वो नहीं होगा। विकासशील देशों में की मतदान शक्ति सीमित है, जिसके कारण सुधारों की मांग उठ रही है। फिर विश्व बैंक में कोटा प्रणाली, तो विश्व बैंक में कोटा प्रणाली IBRD और IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और ये पुनर्निर्माण संघ अंशदान और मतदान शक्ति को संदर्भित करता है। प्रत्येक सदस्य को अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर पूंजी का योगदान करना है और वह कोटा शेयरधारिता और मतदान शक्ति निर्धारित करता है। तो जो आर्थिक सहायता देगा वो पूंजी का योगदान देगा, वही उसको शेयर दिलाएगा, शेयर उसके उस तरह से होंगे और मतदान की शक्ति भी उसे उसी तरह से मिलेगी। तो भारत जो है IBRD में लगभग 3% शेयर हैं और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में दाता के रूप में भी योगदान देता है भारत, तो 3% तक योगदान देता है। विश्व बैंक की संरचनात्मक और कार्यात्मक कमियां, तो SAP मुक्त बाजार हेतु आर्थिक नीति में सुधार का एक समूह है, जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों पर ऋण प्राप्ति की शर्त के रूप में लागू होता है। SAP विश्व बैंक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, तो उसके द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता देशों पर लागू कराया जाने वाला एक कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम में SAP के अंतर्गत संबंधित देश से अधिक निजीकरण करने, तो जो जिस देश को ऋण दिया जाता है उससे निजीकरण कराया जाता है, तो संबंधित देश से अधिक निजीकरण करने, बाजार खोलने, बजट घाटा कम करने, कर बढ़ाने पर बल देते हैं। अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के संबंध में नियम कानूनों को अधिक सरल बनाने जैसी शर्तें उस देश पर रखी जाती हैं जिस देश को ये ऋण देता है। विश्व बैंक पर यह आरोप लग रहा है कि यह अपने SAP के माध्यम से विश्व में पूंजीवाद के उद्देश्यों को बढ़ा रहा है, यानी पूंजीवाद को तो बढ़ा ही रहा है, और इससे अमीर देशों को वर्चस्व रहता है। फिर SAP स्थानीय और वैश्विक दोनों ही स्थिति में अमीर और गरीब के बीच अंतर को बढ़ा रहा है। फिर कोटा में सुधारों पर भी बल दिया जा रहा है, तो यानी विकासशील देशों का कहना है कि विश्व बैंक GDP में विकासशील देशों की हिस्सेदारी 50% तक पहुंच चुकी है। तो विकासशील जो देश हैं अब वो 50% हिस्सेदारी तक पहुंच चुके हैं, यानी उन्हें भी अब वोटिंग कोटा ज़्यादा दिया जाए। यदि कार्य शक्ति समानता पर आधारित GDP का निर्धारण किया जाए तो वैश्विक GDP का 60% हिस्सा होती है। तो कार्य शक्ति और GDP निर्धारण किया जाए तो अन्य देश भी अब आगे आ रहे हैं जो 60% तक है मिल के, लेकिन अमेरिका के पास ज़्यादा वीटो है। इसीलिए विकासशील देशों को इन संसाधनों में वोटिंग अधिकार दिए जाने चाहिए। तो विश्व मतलब जो विकासशील हैं तो उन्हें ज़्यादा वोटिंग राइट अब मिलने चाहिए। लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, यानी
मतधारक पूर्ण रूप से कोटा पद्धति पर आधारित हो। तो मत का जो अधिकार है वो कोटा पद्धति पर आधारित, तो अध्यक्ष के चुनाव में विकसित देशों का प्रभुत्व है। तो अध्यक्ष जो चुना जाता है उसमें विकसित देशों से चुना जाता है, इसलिए अध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिकरण का कार्यकारी परिषद के लोकतांत्रिकरण की आवश्यकता है, यानी अध्यक्ष लोकतांत्रिकरण द्वारा चुना जाए। विकासशील देशों की मांग है कि इन वैश्विक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पूंजीवादी और बाजारवादी अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप है। तो कार्यप्रणाली इनकी पूंजीवादी आधारित है, अतः इनकी कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की भी आवश्यकता है। विश्व बैंक बदलती विश्व व्यवस्था के अनुकूल ढलने में विफल रहा है, इसलिए तेजी से बढ़ रहे भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की चीन और भारत ने स्थापना भी की है और ये वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। फिर अन्य कमियों, तो अन्य कमियां में है कि विश्व बैंक समूह की सभी 5 संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी है और जटिल प्रक्रियाएं निर्णय लेने में धीमी हैं। तो जटिल प्रक्रियाएं और निर्णय लेने में भी धीमी है। विश्व बैंक द्वारा लगाई गई ऋण शर्तें प्रायः विकासशील देशों की संप्रभुता में हस्तक्षेप करती हैं। तो ऋण देने पर जो शर्तें लगाते हैं वो उनकी संप्रभुता में हस्तक्षेप है। यह शर्तें बाजार के उदारीकरण, निजीकरण और वित्तीय अनुशासन पर जोर देती हैं, जो हमेशा स्थानीय संदर्भ के अनुकूल नहीं है। उनकी स्थानीय जो चीज़ें होती हैं उसके अनुकूल नहीं हो पाती हैं। विश्व बैंक की परियोजनाओं की मंजूरी और कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल और समय लगने वाली, जो कार्य योजनाएं चलाती है विश्व बैंक तो वो जटिल होती हैं और समय लेने वाली होती है, जिससे विकास परियोजनाओं में देरी हो रही है। कुछ विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना जैसे बांध खनन और पर्यावरण क्षति अन्य स्थानीय समुदायों की स्थापना का कारण बना रहा है। तो स्थानीय समुदाय होते हैं वो विस्थापित हो जा रहे हैं, इनका कारण बन रहा है, जिसके लिए पर्याप्त सुधार और जवाबदेही में कमी रही है। विश्व बैंक की परियोजनाओं में पारदर्शिता जवाबदेही की कमी है, यानी पारदर्शी रूप से योजनाएं नहीं चल रही हैं, तो पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है और आलोचना होती रही है, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ परामर्श की कमी। तो स्थानीय जो समुदाय होते हैं और स्थानीय जो परामर्शदाता उनकी परामर्श नहीं लेता है। विश्व बैंक में सुधार हेतु सुझाव, तो सुधार हेतु सुझाव दिए गए हैं। सुधार में सुझाव देने के लिए मतदान शक्ति में सुधार, तो भारतीय अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत, चीन, ब्राजील की शेयरधारिता और मतदान शक्ति को उन वैश्विक स्थिति के अनुरूप बढ़ाया जाए। तो उनकी मतदान शक्ति बढ़ाई जाए और शेयरधारिता भी बढ़ाई जाए। दोहरी बहुमत मतदान प्रणाली लागू की जाए, चाहे दोहरी बहुमत और मतदान प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिसमें शेयर और सदस्यों दो के बहुमत की आवश्यकता हो। तो शेयरों की बहुमत और सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता हो, ताकि विकासशील देश हैं उनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाए। तो जिनकी शेयरधारिता अधिक है वो उस रूप में भी देखा जाए और जो सदस्य ज़्यादा हैं उनको भी देखा जाए कि कौन से सदस्य किस पक्ष में ज़्यादा हैं। फिर निर्णय मंडल में समावेशिता, निर्देशक जो मंडल है उसमें निर्देशक मंडल में समावेशिता, निर्देशक मंडल में विकासशील देशों के लिए स्थायी सीटें प्रदान करनी चाहिए। तो विकासशील जो देश हैं उनको, विकासशील देशों को भी किसी न किसी को स्थायी सीट प्रदान करनी चाहिए। वैसे भारत देश को स्थायी निदेशक की स्थिति में जाना चाहिए, जो उसकी आर्थिक शक्ति और जनसंख्या को दर्शाता है। तो स्थायी सदस्यता भी मिलनी चाहिए। पारदर्शिता जवाबदेही लाई जाए, यानी परियोजना चयन, मंजूरी, कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए। जब परियोजनाएं चल रही हैं तो उसके क्रियान्वयन हो रहा है तो उसमें पारदर्शिता बढ़ी। स्थानीय समुदायों के हितों के साथ परामर्श अनिवार्य रूप से किया जाए। फिर ये स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि जो परियोजनाओं में पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करें, तो इसमें स्वतंत्र निगरानी तंत्र भी हो।
फिर ऋण की शर्तों को लचीला बनाया जाए। जो ऋण देते हैं तो ऋण के लिए जो शर्तें लगाते हैं उनको लचीला बनाया जाए। संरचनात्मक समायोजन, शर्तों को स्थानीय संदर्भ के अनुरूप यानी स्थान की जो समस्याएं हैं उसके अनुरूप बनाया जाए, ताकि देशों की संप्रभुता और आर्थिक प्राथमिकताओं का सम्मान हो। गरीब देशों के लिए अनुदान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए ताकि ऋण का बोझ कम हो जाए। फिर पर्यावरण और सामाजिक, जो पर्यावरण है और सामाजिक मानकों का कड़िता से पालन किया जाए। तो पर्यावरण के मानक और सामाजिक मानकों का पालन किया जाए, यानी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और कड़ा किया जाए। प्रभाव का जो मूल्यांकन है वो उसको और कड़ा किया जाए। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्य SDG के साथ संरेखित परियोजनाओं को प्रभाविता दी जानी चाहिए। औद्योगिक और नवाचार, तो डिजिटल तकनीक और डेटा विश्लेषण का उपयोग करके परियोजना कार्यक्रम को तेज और कुशल बनाया जाए। तो डेटा विश्लेषण है तो डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जाए इसमें, और परियोजनाएं कार्यान्वयन उसको तेज और कुशल बनाया जाए। विकासशील देशों में डिजिटल बुनियादी ढांचे और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष की स्थापना की जाए। क्षमता निर्माण, तो विकासशील देशों में संस्थागत क्षमता निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण, तो क्षमता का निर्माण करना चाहिए। जैसे विकासशील देश हैं तो संस्थागत क्षमता का निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए इनकी क्षमता के निर्माण में, तकनीक के विकास में, ताकि स्थानीय विशेषताओं को परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन में शामिल किया जाए, ताकि उनको क्या करें, परियोजना की जो डिजाइन बना रहे हैं उसमें भी उन लोगों को शामिल किया जा सके। फिर वैश्विक चुनौतियों का त्वरित प्रतिक्रिया, जलवायु परिवर्तन है जैसे चुनौती बनी हुई है, महामारी, असमानता जैसे मुद्दों पर त्वरित और समन्वित कार्रवाई के लिए विशेष कोष तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। आपातकालीन वित्त पोषण और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए। विश्व बैंक द्वारा किए गए हालिया वित्तीय सुधार, तो विश्व बैंक ने क्या सुधार किए, तो असमंतित ऋण राशि का प्रतिबंध शुल्क, तो सुधार जो हालिया सुधार हुए हैं उसमें पहला है असंवितरण ऋण राशि का प्रतिबद्धता शुल्क। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा असंवितरण ऋण राशि पर प्रतिबद्धता शुल्क लगाना शुरू किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उधारकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर धनराशि का उपयोग करे। तो उधारकर्ता जो है वो निश्चित अवधि के अंदर धनराशि का उपयोग कर सके। फिर है मानव मध्यम आय वाले देशों के लिए ऋण प्राप्त करने की लागत में कमी। तो मध्यम आय वाले देशों तो ऋण प्राप्त करने की जो लागत है उसमें कमी, यानी नंबर 2024 में विश्व बैंक ने भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों के लिए ऋण शेष पर प्रतिबद्धता शुल्क को 4 वर्ष यानी 2025 से 28 के लिए माफ कर दिया, जिससे यह इस अवधि में ऋण प्राप्त करने के लिए लागत में 1% में कमी आएगी। नया ऋण नहीं लेना पड़ेगा। फिर नई ऋण रणनीति, तीसरा है तो विश्व बैंक सुधार हुआ है जी। तो विश्व बैंक अपने ऋण देने की क्षमता का विस्तार करने के लिए इक्विटी से ऋण अनुपात को कम कर रहा है, इक्विटी से ऋण अनुपात को कम कर रहा है अथवा हार्डवेयर पूंजी मॉडल का उपयोग कर रहा है। इस रणनीति से विश्व बैंक बिना अतिरिक्त पूंजी लाए अधिक देशों और परियोजनाओं को कर दे सकेगा। तो अधिक कहीं से पूंजी लाए बिना तो पूंजी अधिक दे सकेगा और को। विश्व बैंक की प्रासंगिकता, तो गरीबी उन्मूलन में सहायक, क्या मतलब इसका महत्व है, प्रासंगिकता क्या है, तो पहला गरीबी उन्मूलन में सतत विकास में सहायक है। तो विश्व बैंक का लक्ष्य 2030 तक चरम गरीबी को 3% तक कम करना है और साझा समृद्धता को देना है, जो सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के साथ संरेखित है। यह विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों को उप सहारा अफ्रीका के लिए प्रासंगिक है।
तो गरीबी उन्मूलन सतत विकास में सहायक है। फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने में तो विश्व बैंक जलवायु से निपटने के लिए वित्त और पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो दूसरा है जलवायु निपटान के लिए इसका महत्व है। यानी सतत विकास लक्ष्यों जो 2021 से 25 के लिए विश्व बैंक ने अपने कुशल वित्त पोषण यानी 65% जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए समर्पित किया है। तो 65% जलवायु के लिए समर्पित है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन करना है। फिर ये है कि महामारी स्वास्थ्य संकट, तो कोविड-19 महामारी के दौर में विश्व बैंक ने 100+ देशों को $160 बिलियन से अधिक सहायता प्रदान की है और वैक्सीन वितरण, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं। यह वैश्विक स्वास्थ्य संकट की प्रासंगिकता दर्शाता है। तो वो स्वास्थ्य संस्थान संकट को कम कर रहा है। फिर विकासशील देशों का समर्थन, भारत जैसे उभरते देशों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, शिक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में विश्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भारत में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन का समर्थन करता है। भारत की जो योजना है उनका समर्थन कर रहा है विश्व बैंक, तो उससे उसका महत्व बना हुआ है। निजी क्षेत्र और नवाचार, तो IFSC जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है और IMG जो बहुपक्षीय गारंटी लेता है, उसके माध्यम से निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देना और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना है और विश्व बैंक की प्रासंगिकता को जो दर्शाता है। विश्व बैंक की तो और भी कारण थे। विश्व बैंक की आर्थिक स्थिरता देता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता। तो विश्व बैंक आर्थिक अस्थिरता जैसे मुद्रास्फीति है तो ऋण संकट में विकासशील देशों को वित्त स्थिरता प्रदान करता है। फिर क्षमता निर्माण और नीति सलाह, विश्व बैंक विकासशील देशों की नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण प्रदान करता है जो उनकी संस्थागत क्षमता को मजबूत करता है। तो विश्लेषण करता है और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। वैश्विक साझेदारी, तो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र मुद्रा कोष जैसे संगठन के साथ मिलकर खाद्य सुरक्षा, तो IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन के साथ मिलकर काम करता है और खाद्य सुरक्षा और असमानता जैसी चुनौतियों को निपटाता है। निष्कर्षतः विश्व बैंक की असमानता, मतदान शक्ति और पश्चिमी प्रभाव है। तो उसमें ये चीज़ें तो कमियां हैं ही कि उस असमान मतदान है और पश्चिम का प्रभाव है। जटिलताओं जैसी संरचनात्मक और क्रियात्मक कमियों ने इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। मतदान शक्ति में समावेशिता, पारदर्शिता, पर्यावरणीय मानकों को मजबूत करने जैसे सुधारों के माध्यम से समावेशी प्रभावी बना सकता है। लेकिन तो विश्व बैंक ने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। विश्व बैंक को उभरती चुनौतियों और वैकल्पिक संसाधनों के सामने अपनी स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मंच के रूप में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रभावी भूमिका निभा सके। फिर औपनिवेशिक काल के दौरान का समय है। औपनिवेशिक काल के दौरान क्या हुआ, तो औपनिवेशिक काल के दौरान भारत विश्व बैंक समूह का एक संस्थापक सदस्य था। पहली बार भारत ने विकासशील देश की सहायता के लिए, तो पहली बार भारत ने क्या है विकासशील देशों की सहायता के लिए विशेष समूह बनाने का सुझाव दिया, जिसके आधार पर बाद में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद भारत ने भारतीय रेलवे के विकास के लिए विश्व बैंक से पहला ऋण लिया था। पहला ऋण रेल के विकास के लिए लिया था। यह विश्व बैंक द्वारा कई एशियाई देशों को दिया गया पहला ऋण था। तो जब भारत को ऋण मिला रेल के लिए तो पहला ऐसा ऋण था जो एशिया के देशों में से किसी को मिला था। विश्व बैंक ने देश के पहले बिजली संयंत्र
बिजली संयंत्र, फिर इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए विदेशी निवेश जुटाने में मदद की थी उसने। बोकारो, दुर्गापुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी शामिल थी। तो बोकारो बना, दुर्गापुर और टाटा आयरन स्टील कंपनी इसमें शामिल थी। जब लगातार सूखे की समस्या से भारत खाद्यान्न संकट पैदा हुआ तो भारत को अपनी तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के लिए बेहतर अनाज खरीदना पड़ा और भारत ने विश्व बैंक के साथ मिलकर देशों में हरित क्रांति की नींव रखी। फिर विश्व बैंक की मदद से भारत में खेती भूमि की उपलब्धता में वृद्धि हुई, आगे चलकर आयात निर्भर रहने लगा और भारत विश्व पटल पर एक मजबूत कृषि के रूप में उभर कर आया और अनाजों की आयातक से निर्यातक में बदल गया। तो इसमें भारत का सहयोगी रहा जो विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत में पूंजीगत माल उद्योगों की स्थापना में सहायता दी। तो पूंजी निर्माण करने वाले उद्योग हैं उनकी स्थापना मदद की। जैसे जैसे भारत कृषि विकास और अधिक बल देना शुरू हुआ तो विश्व बैंक ने उच्च उपज वाले बीजों और उर्वरकों को उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए खाद्यान्न भंडारण की सुविधाओं के निर्माण में भारत को खाद्यान्न निगम में सहायता भी प्रदान की। तो दुग्ध सहकारिता क्षेत्र में अमूल के सफल प्रयोग को गुजरात के आनंद से देश के बाकी हिस्सों में ले जाने में विश्व बैंक की अहम भूमिका है। तो जो अमूल दूध है तो उसमें सफल प्रयोग किए इन्होंने, तो उसमें ये सहायक रहा भारत का। फिर वैश्विक तेल संकट पैदा होने पर भारत ने ऊर्जा और स्वदेशी स्रोतों को ध्यान केंद्रित किया है। इसके फलस्वरूप मुंबई में बम्बई हाई और कैंपवे बेसिन में तेल और गैस खनन को सुविधा विकसित करने में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में हाइड्रोकार्बन के भंडारों को खोजने विश्व बैंक ने भारत सरकार की सहायता की है। जब भारत ने ऐतिहासिक रूप से भारत ने क्या किया, इसमें भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों को घोषणा की कि ऐतिहासिक आर्थिक सुधार हो रहे हैं, भारत ने घोषणा की तो एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए संस्थानों के निर्माण में विश्व बैंक ने भारत की सहायता की कि नई संस्थाएं निर्माण की जाए। विश्व बैंक ने सहायता की। इसमें भारत का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी केंद्रीय विद्युत प्रेरण उपयोगिता और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण जैसे संस्थान शामिल थे। ग्रामीण जल आपूर्ति के क्षेत्र में कई प्रगति सुधारों को लागू करने में विश्व बैंक ने भारत को मदद की। जहां पहली बार स्थानीय समुदायों को जल आपूर्ति प्रणाली की योजना प्रबंधन भी शामिल किया गया। इसके द्वारा विश्व बैंक की परियोजनाओं ने भारत को कई संक्रमण रोगों से निपटने में सहायता की, जिसके कारण भारत कुछ रोग उन्मूलन संभव हुए। तो इलाज के स्तर पर भी इसने सहायता की। फिर 21वीं सदी में जब भारत ने हर बच्चे को स्कूल जाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया तो विश्व बैंक ने देश के सभी राज्यों के लिए शिक्षा कार्यक्रम का समर्थन करते हुए भारत के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने में योगदान दिया। विश्व बैंक की सड़क परियोजनाओं ने 78,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया, जिससे कई सड़कें देश के दूरस्थ इलाकों में बनाई गई हैं। तो सड़कों के निर्माण में भी इसने अपना योगदान दिया। फिर कोरोना महामारी ने जब देशों में अभूत संकट स्थिति उत्पन्न कर दी थी, यानी आधारभूत जो थी अभूतपूर्व संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब विश्व बैंक ने भारत में तत्काल स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो स्वास्थ्य की जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए गरीबों को भोजन और नगद सहायता पहुंचाने, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को सक्षम करने में सहायता दी। भारत द्वारा खुले में शौच की प्रथा को प्रचारित करने के लिए चलाए जा रहे ऐतिहासिक अभियान का समर्थन करते हुए विश्व बैंक ने ग्रामीण इलाकों में व्यवहार परिवर्तन के जरिए व्यापक बदलाव लाने पर जोर दिया।
तो खुले में शौच करने वाली व्यवस्था थी उसको समाप्त किया विश्व बैंक की सहायता से। विश्व बैंक ने पौराणिक महत्व रखने वाली गंगा नदी और पुनरुद्धार योजना के प्रति उनका अपना समर्थन जारी रखते हुए इसके प्रबंधन के लिए नदी बेसिन आधारित एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। तो गंगा नदी की सफाई में भी इसका योगदान है। विश्व बैंक के कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन करते हुए 8 लाख करोड़ भारतीयों को स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद की। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है। ये परियोजनाएं कई स्वच्छ ऊर्जा पहलों के क्रियान्वयन में मदद कर रही हैं। तो जो योजनाएं हैं परियोजनाएं कई स्वच्छ शहरों की ऊर्जा पहलों में मदद कर रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सोलर पार्कों के निर्माण से लेकर छतों पर सोलर पैनल लगने की गतिविधियां शामिल है। तो भारत में क्या है और अन्य देशों में सोलर पैनल लगाने में सहायक है। वर्तमान में भारत विश्व बैंक की सहायता से वित्त पोषण प्रमुख परियोजनाएं जैसे वर्तमान में भारत विश्व बैंक के समर्थित कुल 213 सक्रिय परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें विश्व बैंक ने अब कुल 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। तो 40 अरब डॉलर का निवेश किया है भारत में और 213 परियोजनाएं अभी नई वाली हैं जो चल रही हैं, क्रियान्वयन होना है इनका। तो इनमें है तमिलनाडु महिला रोजगार में को सुरक्षा और जो 2025 की है और 150 मिलियन है। वे कर्नाटक जल सुरक्षा लचीलापन, तो ये भी 23 जून 2025 की है। मेघालय किशोर कल्याण बहुक्षेत्रीय परियोजना, तो ये 5 जनवरी 2025 की 35 मिलियन। अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम, तो ये 2024 में है। उत्तर प्रदेश कृषि विकास ग्रामीण उद्योग 2024 की है, तो ये काम कर रहा है। यह परियोजना भारत के बुनियादी ढांचा विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, सामाजिक संरक्षण, गरीबी उन्मूलन जैसे विकास लक्ष्यों के समर्थन देती है। विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट, तो वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है। विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जारी करता है, तो गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक आर्थिक भावनाएं, तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था की संभावना है उनको रिपोर्ट जारी करता है। फिर लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI, लॉजिस्टिक्स भारत में कैसा है तो इसका प्रदर्शन जारी करता है। वह मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है कि मानव किस रूप में पूंजी है, लॉजिस्टिक कैसा है, अर्थव्यवस्थाएं की संभावना कैसी है, फिर गरीबी का समृद्धि कैसी हो सकती है। फिर विकास रिपोर्ट, विकास किस तरह से कर रहे हैं, तो ये सारी रिपोर्टें जारी करता है जी विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कहते हैं इसे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक अंतर सरकारी वित्त संस्थान है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है, यानी मुद्रा पैसों का सहयोग हो विश्व में, और व्यापार यानी वाणिज्यिक संतुलन बनाए रखना है, व्यापार को संतुलित बनाए रखना है, और सदस्यों को स्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करें। तो इसके जो सदस्यों ने उन्हें वित्त की सहायता स्थिर रूप से मिलती रहे, ये सुनिश्चित करना है। तो फिर है IMF की स्थापना का ऐतिहासिक संदर्भ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक अस्थिरता से जुड़ा हुआ है कि आर्थिक अस्थिरता थी तभी विश्व बैंक को IMF बना। 1930 के दशक में महामंदी और युद्ध विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिर कर दिया था। तो विश्व की जो मंदी आई थी 1930 की, उसने सबको अस्थिर कर दिया था। विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच अस्थिर विनिर्माण दरें और व्यापार संरक्षणवाद ने विश्व बैंक को प्रभावित किया। तो जो संस्थाएं थी देशों के मुद्राओं के बीच विनिमय और व्यापार संरक्षण के लिए, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई। इस संदर्भ में बर्टन वुड सम्मेलन 44 देशों के प्रतिनिधियों ने वैश्विक प्रणाली को पुनर्गठित करने का ढांचा तैयार किया था। फिर IMF की स्थापना कब हुई, तो IMF की स्थापना 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आयोजित बर्टन वुड सम्मेलन में की गई थी और औपचारिक रूप से 27 जून 1945 को अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले 45 में दिया, फिर 1946 में वो पुनर्निर्माण के लिए IBRD
विश्व बैंक आया और इसमें 29 सदस्य देशों के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 29 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर IMF का गठन स्थिर विनिमय दरों पर को बनाए रखने और भुगतान संतुलन की समस्या समाधान करने, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। IMF और IBRD वर्तमान में विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस में है। तो IMF और IBRD वर्तमान में विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में है। वर्तमान सदस्य 191 सदस्य हैं। अंतिम सदस्य कौन है? तो लेक्टेनस्टाइन अंतिम सदस्य लेक्टेनस्टाइन 2024 में है माने। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंतर क्या है? तो IMF जो है वैश्विक वित्तीय संस्थान, यह विनिमय दरों की स्थिरता, भुगतान संतुलन की समस्याओं को हल करने, अल्पकालिक वित्त की सहायता प्रदान करता है। तो विनिमय दर वित्त की जो स्थिरता देखता है, विनिमय दरें को देखता है, भुगतान संतुलन की समस्या हल करता है और आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है आपातकाल के समय। जबकि विश्व बैंक क्या है? दीर्घकालिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है। दीर्घकाल तक के लिए विकास और गरीबी का उन्मूलन करने हैं, जो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा, शिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। IMF देशों को आर्थिक नीति पर सलाह देता है। तो IMF देश हैं जो उनकी आर्थिक नीति पर सलाह देता है और वित्त संकट के ऋण देता है। वित्त संकट है जो वित्तीय संकटों को ऋण देता है। जबकि विश्व बैंक दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो विश्व बैंक जो होता है वो दीर्घकालिक ऋण की सहायता देता है और IMF आर्थिक नीतियों पर सलाह देता है और वित्त संकट को ऋण ये भी देता है। IMF की संरचना कोटा प्रणाली पर आधारित है, जिसमें वोटिंग शक्ति देशों के आर्थिक योगदान पर निर्भर करती है। तो वोटिंग शक्ति काय पे? वोटों की आर्थिक योगदान पर निर्भर करती है। जबकि विश्व बैंक में भी कोटा प्रणाली है। विश्व बैंक जो है उसमें भी कोटा प्रणाली है, लेकिन यह परियोजना आधारित वित्त पोषण पर अधिक ध्यान देता है। तो परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देता है। तो अब ये है विश्व बैंक, IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये IBRD है और ये IMF है। तो इसकी स्थापना 1900 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुई। इसकी स्थापना भी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन दोनों साथ साथ हुए। उद्देश्य तो विश्व बैंक का उद्देश्य विकासशील देशों में दीर्घकालिक आर्थिक विकास का गरीबी उन्मूलन, ये अल्पकालिक भुगतान संतुलन के संकट के सदस्यों इसके जो सदस्य हैं उनको सहायता देना। तो अल्पकाल के लिए सहायता देता है। परियोजना आधारित ऋण देना और विदेशी मुद्रा संकट में अल्पकालिक ऋण देना। तो विदेशी जो मुद्रा होती है उस संकट के समय अल्पकालिक सहायता देता है और ये परियोजना आधारित परियोजना इनकी दीर्घकाल तक चलती है। दीर्घकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक वित्तीय सहायता देता है। विकासशील देश इसमें शामिल है। इसमें सभी देश विकसित और विकासशील दोनों शामिल हैं और इसमें विकासशील वस्तु हैं। शिक्षण, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना। तो वैश्विक स्थिरता, मुद्रा विनिमय और भुगतान संतुलन करना है। वित्त में स्थिरता बनाए रखना, वित्त विनिमय करना, भुगतान संतुलन बनाए रखना है। सदस्य इसके 189 देश हैं। इसके 191 देश सदस्य हैं। फिर वॉशिंगटन DC मुख्यालय, इसका भी वॉशिंगटन DC में मुख्यालय है दोनों का। तो इसमें ये रैंकिंग दी गई है। इंडिया की 39वीं रैंक है। IMF के तत्कालीन उद्देश्य तुरंत का उद्देश्य क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहायता। तो द्वितीय विश्व हुआ तो अर्थव्यवस्था जो नष्ट हुई थी उसका पुनर्निर्माण में सहायता देना है। IMF का तत्कालीन स्थिर विनिमय दरों को बनाए रखना। विनिमय करने वाली चीजें हैं एक दूसरे तो उनको स्थिर बनाए रखना। वर्तमान में IMF के उद्देश्य, तो IMF का वर्तमान उद्देश्य अवमूल्यन की प्रतिस्पर्धा को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना,
तो व्यापार सुगम हो और वैश्विक मौद्रिक सहायता को बढ़ावा देना, वैश्विक मुद्रा के रूप में सहायता प्रदान करना। भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान, भुगतान जो है भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान भी करना। मौद्रिक सहयोग देना, व्यापार में सुगमता, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो रोजगार भी देना और आर्थिक विकास में सहायता भी देना। आर्थिक और वित्तीय संकट का प्रबंधन करना, तो आर्थिक और वित्त संकट को प्रबंधित करना और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो नीतिगत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो कार्य हैं, नीतिगत कार्य में पहला है नीतिगत परामर्श देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है तो मुद्रा प्रणाली क्या है, स्थिरता बनाए रखने और संकट को रोकने के लिए IMF अपने सदस्य देशों की सरकारों के साथ नियमित निगत संवाद करता है। तो अपने सदस्यों के साथ मतलब प्रणाली, किसी मौद्रिक प्रणाली है तो उसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतिगत संवाद करता है, नैतिक पक्षों को देखता है यानी। फिर IMF आर्थिक स्थिरता का आकलन, आर्थिक स्थिरता कैसी है, तो आर्थिक स्थिरता का आकलन करता है और उन नीतियों की सिफारिश करता है जो सतत विकास को सक्षम बनाती हैं। तो सतत विकास वाली नीतियों को सक्षम बनाती है, उनको सिफारिश देता है। फिर IMF क्षेत्रीय और वैश्विक प्रवृत्तियों की निगरानी करता है, क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं। वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियां कैसी हैं, तो निगरानी करता है और सदस्य देशों की नीतियों और पड़ोसियों देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण, ये किस देश के पड़ोसी के साथ किस तरह संबंध है, तो आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले जो उद्देश्य होते हैं विश्लेषण करता है उनका। और IMF इन प्रवृत्तियों और विश्लेषण पर विभिन्न रिपोर्ट भी जारी कर, जो प्रवृत्तियां होती हैं उन पर फिर रिपोर्ट जारी करता है। फिर है IMF तत्कालीन सहायता। IMF की जो सहायता है तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो तकनीकी सहायता देता है और प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे क्षमता विकास के रूप में जाना जाता है। फिर क्षमता विकास के अंतर्गत सदस्य देशों से कर संग्रह, जो सदस्य उसके देश होते हैं IMF के, तो उनसे कर का संग्रह में सुधार करता है और सार्वजनिक वित्त को मंजूरी देता है। सार्वजनिक वित्त जो किसी को चाहिए तो उसको मंजूरी करना और मौद्रिक विनिमय दर नीतियों को लचीला और प्रासंगिक बनाना शामिल है, ये काम करता है। फिर वास्तविक या संभावित भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे सदस्य देशों को ऋण और रियायती वित्त सहायता प्रदान करना। तो IMF क्या करता है, भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान करता है, संतुलन की समस्याओं का समाधान कर रहे देशों को ऋण देता है और रियायती वित्त सहायता प्रदान करता है। IMF की जोखिमदारी है। इस आधार पर IMF केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, तो केवल सदस्य देशों को ऋण देता है। फिर 12वां है अन्य विकास बैंक की तरह IMF विकसित परियोजनाओं के लिए उदार ऋण नहीं देता। तो अन्य जो विकास देश हैं, विश्व बैंक की तरह IMF क्या करता है, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उधार और ऋण नहीं देता है, वैश्विक परियोजनाओं को उधार नहीं देता और ऋण भी नहीं देता है। इसके बजाय IMF संकट से प्रभावित देशों पर उभरने वाले वित्त संकट प्रदान करता है। तो वित्त में जो संकट होता है तो उनकी वित्त संकट से सहायता प्रदान करता है, क्योंकि यह आर्थिक स्थिरता और विकास को बनाए बेहतर करने वाली नीति को लागू करता है, तो बेहतर नीति को लागू करवाता है ये। IMF से ऋण देने की प्रक्रिया कैसी होती है, तो आवेदन करना होता है। सबसे पहले वित्त सहायता की आवश्यकता वाले देश को IMF से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करना होगा। फिर चर्चा, फिर देशों की सरकार, IMF के कर्मचारी अधिकारी वित्त स्थिरता और वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करेंगे कि आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है, तो उसकी जांच करेंगे। फिर मूल्यांकन, इसके बाद IMF उस देश की आर्थिक स्थिति पर विश्लेषण करता है, तो उसकी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है उसका मूल्यांकन या विश्लेषण करता है। समायोजन कार्यक्रम, तो IMF
आईएमएफ देशों को उधार देने से पहले उस देश की सरकार आईएमएफ आर्थिक नीतियों का एक कार्यक्रम पर सहमत होती। तो आर्थिक नीतियाँ जो होती हैं, आर्थिक नीतियों पर कार्यक्रम पर सहमत होती है। फिर शर्तें, तो ऋण के साथ आर्थिक सुधार की शर्तें क्या होती, तो ऋण होता है जो, तो ऋण के साथ आर्थिक सुधार की शर्तें राजकोषीय अनुशासन संरचनात्मक सुधार से जुड़ी होती हैं। नीति और शर्तों में आईएमएफ ऋण देने का एक अभिन्न अंग है। तो इसमें ऋण देने का अंग है ये। स्वीकृति, तो एक बार जब शर्तों पर सहमति हो जाती है तो आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा ऋण की स्वीकृति भी दे दी जाती है। फिर वितरण, तो ऋण राशि चरणों में वितरित की जाती है और प्रगति की निगरानी करती है। तो प्रगति किस तरह विकास हो रहा है, तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से ऋण देती है। आईएमएफ ऋण देने के आधार के उपकरण, तो ऋण के आधारों पर दे सकती है, उनके उपकरण होते हैं ये स्टैंडर्ड अमेंडमेंट, फिर स्टैंडर्ड क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडर्ड फंड फैसिलिटी, स्टैंडर्ड क्रेडिट फैसिलिटी, फिर रिपेल्ड फील्डिंग रोड कैरिड फैसिलिटी, रिपेयर्ड फैसिलिटी, फिर प्रेकेर अथॉरिटी एंड लिक्विडिटी, शॉर्ट टाइम लिक्विडिटी, आईएमएफ सेल्फ मॉनिटर्ड प्रोग्राम। तरह इसमें स्टैंडी अबेंडमेंट SDB ये आईएमएफ की अल्पकालिक ऋण सुविधा है जो देशों को आर्थिक संकट जैसे भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए दी जाती है। आमतौर पर 1 साल या 2 साल तक के लिए होती है। फिर स्टैंडर्ड क्रेडिट फैसिलिटी SCF ये कम आय वाले देशों के लिए है जो आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कम ब्याज पर ऋण देता है। तो आर्थिक स्थिरता लाने के लिए क्या है, कम ब्याज पर भी ऋण देता है। यह छोटी अवधि की समस्याओं के लिए होती है। फिर है एक्सटेंडर्ड फंड फैसिलिटी EFF यह लंबी अवधि यानी 3 से 4 वर्ष के लिए देशों को आर्थिक सुधारों और संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए ऋण देती है। तो फिर है एक्सटेंडर्ड क्रेडिट फैसिलिटी ICF यह कम आय वाले देशों जिनकी आय कम होती है तो कम आय वाले देशों की लंबी अवधि तक ऋण देती है जो गरीबी कम करने और आर्थिक विकास के लिए मदद करता है। तो दीर्घकाल तक ऋण देती है इसमें। फिर ये रिस्पॉन्ड फंडिंग इंस्ट्रूमेंट तो यह तुरंत वित्त मदद देता है जब देशों को अचानक आर्थिक झटका लगता है जैसे प्राकृतिक आपदा और वैश्विक संकट, तो उसमें काम करती है। इस पर स्पेंड क्रेडिट फैसिलिटी यह कम आय वाले देशों के लिए त्वरित और कम ब्याज वाला ऋण है। तो कम आय वाले देशों के लिए क्या है, कम ब्याज वाला ऋण होता है जो अल्पकालीन स्थिति में मदद करता है। तो आपातकालीन स्थिति होती है जो उसमें मदद करता है ये। फिर है प्री करेंसी एंड लिक्विडिटी लेन यह उन देशों के लिए है जिनकी अर्थव्यवस्था ठीक है लेकिन भविष्य में संकट से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं तो उनके लिए देता है। फिर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लेन यह मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देश जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उन देशों को अल्पकालिक नकदी की जरूरत के लिए तुरंत मदद करता है। तुरंत नकदी चाहिए होती तो उनको मदद कर देता है। फिर आईएमएफ की सॉफ्ट मॉनेटरी प्रोग्राम यह अनौपचारिक कार्यक्रम है और जिसमें आईएमएफ देशों की आर्थिक नीतियों की निगरानी करता है लेकिन कोई वित्त मदद नहीं करता। तो आर्थिक नीतियों की निगरानी करेगा लेकिन मदद नहीं करेगा इसमें। अब है बेल आउट
पैकेज। बेल आउट पैकेज एक वित्तीय सहायता है जो IMF अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा उन देशों को दी जाती है जो गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे होते हैं। तो गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे होते हैं उन्हें बेल आउट पैकेज दिया जाता है। IMF जैसे संगठन इसे तब प्रदान करते हैं जब कोई देश अपने ऋण चुकाने में, आयात करने या अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन करने में असमर्थ होता है, तो IMF उन्हें ये राशि देता है। शर्तें क्या होती हैं इसकी? तो राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, राजस्व के संग्रह में सुधार करना, सब्सिडी में कटौती और राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों का निजीकरण। राज्य के जो स्वामित्व वाले उद्योग होते हैं तो उन उद्योगों का निजीकरण किया जाए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने। इन शर्तों का उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी अर्थव्यवस्था में सुधार हो और दीर्घकालिक सुनिश्चित हो, ये इस करने के लिए दी जाती है। फिर IMF की संरचना, तो प्रत्येक देश एक का गवर्नर का मनोनयन करता है। प्रत्येक देश अपने देश का एक गवर्नर का मनोनयन करता है और गवर्नर को मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन होता है। तो गवर्नरों को मिलकर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर का गठन होता है। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा IMF का प्रबंधन और संचालन होता है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होगा उसी से क्या है फिर IMF का प्रबंधन संचालन होगा। मुख्य गवर्नर की अनुपस्थिति में उस देश का प्रतिनिधि वैकल्पिक गवर्नर के द्वारा होगा। तो मुख्य गवर्नर अगर है, मुख्य गवर्नर की अनुपस्थिति, तो उस देश का जो है, जिस देश का, तो उस देश का प्रतिनिधित्व वैकल्पिक गवर्नर द्वारा किया जाएगा, कोई और बना दिया जाएगा तो वो उस समय प्रतिनिधित्व करेगा। यद्यपि बोर्ड ऑफ गवर्नर IMF की सर्वोच्च संस्था है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होगा लेकिन वो सर्वोच्च संस्था होगा। देशों के गवर्नर के अलावा जो प्रमुख होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, वो सर्वोच्च संस्था है, पर अधिकांश कार्यकारी बोर्ड द्वारा संपादित है। तो अधिकांश कार्य होते हैं, कार्यकारी जो बोर्ड होता है वही करता है। कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्रबंधन और संचालन की नियुक्ति कितने कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो जो सब देशों के ऊपर होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है? तो ये IMF का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। तो निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है बोर्ड ऑफ गवर्नर। प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर, प्रायः वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक प्रमुख होता है। यह नीतिगत दिशा निर्देश तय करता है। फिर कार्यकारी बोर्ड, यह दैनिक कार्यों का प्रबंधन करता है। इसमें 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं जो भौगोलिक आधार पर सदस्य देशों, तो जिसमें भूगोल होता है तो भौगोलिक आधारों पर देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। IMF के प्रबंधन निदेशक, अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया और अध्यक्ष, तो IMF है तो IMF के जो प्रबंधन के लिए अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष के चयन, प्रक्रिया और प्रबंधन निदेशक, ये IMF का प्रमुख कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो IMF का जो निर्देशक होता है, निर्देश देने वाला, तो कार्यकारी होता है, उस बोर्ड का अध्यक्ष होता है जो संगठन के कर्मचारियों का नेतृत्व करता है। फिर कर्मचारी कौन होते हैं? तो IMF के कर्मचारी विश्व भर से आते हैं और संगठन के प्रति जवाबदेह होते हैं, ना कि उससे देशों की सरकारों के प्रतिनिधि। तो IMF के जो कर्मचारी हैं विश्व भर से आते हैं, ना कि किसी एक देश से, और जवाबदेह भी होते हैं, वो अपने देशों की सरकारों के प्रति जवाबदेह होते हैं। फिर प्रबंधन निदेशक की नियुक्ति, जो प्रबंधन का निदेशन करता है उसकी नियुक्ति कार्यकारी बोर्ड द्वारा वोटिंग और सहमति के माध्यम से की जाती है। तो बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति कार्यकारी बोर्ड की सहमति के माध्यम से और वोटिंग के माध्यम से की जाती है। यह पद परंपरागत रूप से यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों को दिया जाता है। इन चयन प्रक्रिया में योग्यता, अनुभव और वैश्विक आर्थिक समझ को प्राथमिकता दी जाती है कि विश्व में आर्थिक समझ कैसी है, योग्यता है, अनुभव है और वैश्विक आर्थिक समझ है कि नहीं, तो इनके आधार पर योग्यता देखी जाती है। फिर IMF का पहला प्रबंध निदेशक कैमिल गुड थे।
तो कैमलगुड पहले निर्देशक थे इसके। वर्तमान में बुल्गारिया की कोस्टलीना जॉर्जीविया IMF के प्रबंध निदेशक है। तो बुल्गारिया की कोस्टलीना जॉर्जीविया। भारत से कोई भी व्यक्ति IMF का प्रबंध निर्देशक नहीं रहा है। तो हमेशा निर्देशक कौन होता है? यूरोप मूल के लोग होते हैं। फिर विकास समिति, इस समिति का मुख्य कार्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा करते हुए IMF को परामर्श प्रदान करना है। तो आर्थिक मुद्दे पर सहमति देते हुए, मुद्दों पर चर्चा करते हुए परामर्श प्रदान करना है। IMFC 24 सदस्य देश होते हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर से चुना जाता है। तो IMF-FSC में क्या होते हैं? 24 सदस्य होते हैं और जिन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्यों द्वारा चुना जाते हैं। सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सदस्य देशों का 24 जो होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर IMFC की बैठकों में, यानी बहुपक्षीय जो कोष होता है, तो IMFC की बैठकों में विश्व बैंक की प्रत्यक्ष की भांति भाग ले सकता है। IMFC आम सहमति के कार्य करता है और औपचारिक मतदान नहीं करवाता। तो औपचारिक मतदान नहीं करवाता और लोगों की ऐसी मदद करता है। IMF की वोटिंग प्रणाली और कोटा निर्धारण, इसमें भी वोटिंग प्रणाली कोटा निर्धारण होता है। तो कोटा आधारित वोट, यह देश के कोटा के अनुपात में वोटिंग शक्ति देता है कि जिस देश का कोटा जितना शेयर हो गए उतने आधार पर कोटा शक्ति। अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसमें 70.42% है। महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 50% वोट की आवश्यकता होती है। सबसे बड़े कोटा देशों में विशेषीकृत प्राप्त होता है। तो कोटा चाहिए होता है इसमें कुछ भी संशोधन करने के लिए। प्रत्येक सदस्य देश कोटा उसकी आर्थिक स्थिति, तो कोटा कैसे निर्धारित होगा? तो उसकी देश की आर्थिक स्थिति, भुगतान संतुलन के आधार पर निर्धारित होती है। कोटा IMF में देश की वित्तीय योगदान, वोटिंग शक्ति और ऋण प्राप्त करने की क्षमता को निर्धारित करता है। तो ऋण प्राप्त करने की क्षमता को निर्धारित कौन करता है? वित्तीय योगदान और वोटिंग शक्ति। कोटा विशेष आहरण अधिकार में व्यक्त किया जाता है। तो कोटा है तो विशेष आहरण अधिकार में व्यक्त किया जाता है। वर्तमान में कोटा का निर्धारण, तो कोटा का वर्तमान में निर्धारण कैसा है कि वर्तमान में कोटा किस तरह से निर्धारित होता है? तो इसमें क्या है? GDP का औसत 50% देखा जाता है, खुलापन 30%, आर्थिक विविधता आर्थिक रूप से तो 15%, अंतर्राष्ट्रीय में रिजर्व यानी आपने कितना यहाँ रखा हुआ है तो 5% इसके आधार पर देखा जाता है। प्रत्येक 1 लाख SDR के अंशदान के लिए एक अधिक मतदान की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक 1 लाख SDR के अंशदान के लिए एक अतिरिक्त मत की आवश्यकता है। विकसित देशों का अधिक मत भी अधिक होता है। तो विकसित देश होते हैं तो विकसित देशों का अंशदान अधिक होगा और मतदान भी अधिक होगा। IMF में भारत मत का सिद्धांत, अतः भारत मत का सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधक निर्देशन मंडल का बड़े देशों का निर्णय लेता है। तो प्रबंधक होता है जो दो मंडल में बड़े देशों का निर्णय लेता है। इसीलिए विकासशील और अल्प विकसित देशों को लगता है कि IMF विकसित देशों के हितों को प्राप्त करने में माध्यम बना रहा है। शेष आहरण अधिकार और अधिकार जो होते हैं विशेष, यहाँ विशेष लिखा है विशेष आहरण अधिकार। तो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या को दूर करने, विश्व में जो नकदी है, नकदी की समस्या को दूर करने के लिए IMF ने 1971 में SDR की शुरुआत की थी। विशेष आहरण अधिकार SDR IMF खाता की एक इकाई है, ना कि मुद्रा। तो ये क्या है? SDR IMF खाता की एक इकाई है, खाता की एक इकाई है ना कि मुद्रा, जिससे पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है, जिससे पेपर गोल्ड के रूप में जाना जा रहा है।
फिर ये एच डी आर जो है, तो एच डी आर की मुद्रा कीमत का निर्धारण यूएसए डॉलर, इसकी जो मुद्रा है उसकी कीमत कायम है डॉलर में मूल्यों को जोड़कर की जाती है, जो बाजार विनिमय दर मुद्राओं के एक एचडीआर वार्षिक पर आधारित होती है। तो मुद्रा जो बाजार होता है उसकी विनिमय दर मुद्राओं के एक एचडीआर से निर्धारित होती है। एचडीआर मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन होता है। तो मुद्रा के जो मूल्य होते हैं उसका दैनिक मूल्यांकन होता है एवं मूल्यांकन वार्षिक के परीक्षण। तो मूल्यांकन जो है बार स्केट की समीक्षा तथा इसका समायोजन प्रत्येक 5 वर्ष में अंतराल पर किया जाता है। एचडीआर की प्रमुख टोकरी, तो एचडीआर है उसकी प्रमुख टोकरी क्या है? अमेरिका का डॉलर होता है, इसमें जापानी येन होता है, ब्रिटिश पाउंड, चीनी युआन, यूरोपीय यूरो। तो ये करेंसियाँ इसमें होती हैं एचडीआर की करेंसियाँ। सदस्य देशों का मतदान अधिक सीधे कोटे के संबंध में होता है। सदस्य देश जो स्थायी सदस्य होते हैं इनका मतदान कोटे संबंधित होता है। आईएमएफ प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा के विनिमय मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को चुनने के लिए अनुमति देता है। तो आईएमएफ क्या होता है? प्रत्येक सदस्य को अपनी मुद्रा के विनिमय मूल्य को निर्धारित की विनिमय कितने मूल्य पर करना है इसका निर्धारण करने की चुनने का अधिकार देता है। आईएमएफ विदेशी मुद्रा भंडार है आईएमएफ, और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, स्वर्ण भंडार और विशेष आहरण अधिकार एचडीआर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के साथ रिसर्च टेंच। फिर सदस्य देश अपनी हिस्सेदारी के आधार पर आईएमएफ में योगदान करते हैं, अपनी हिस्सेदारी के आधार पर योगदान करेंगे आईएमएफ में, जो आमतौर पर अपनी मुद्रा और एचडीआर के संयोजन से होता है। ये धनराशि आईएमएफ के पास रिजर्व के रूप में जो धनराशि देते हैं वो तो आईएमएफ के पास रिजर्व के रूप में रखी जाती है। इसका उपयोग सदस्य देशों को ऋण देने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुसज्जित बनाए रखने के लिए किया जाता है। आईएमएफ की कमियां क्या हैं? तो कमियां हैं कि असंतुलन मतदान कोटा प्रणाली है इसमें, अमेरिका यूरोपीय देशों का प्रभुत्व है, एशिया के विशेषकर अफ्रीका जैसे देशों का अपर्याप्त भूमिका है, ऋण की कठोर शर्तें होती हैं, अपने निर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति करने में प्रगतिशील कमी है। जो निर्गत उद्देश्य थे उस पर शुरुआत की तो उनको प्राप्त करने में ज़्यादा सफल नहीं है। अमेरिका को 70% से अधिक, जबकि G7 देशों में उसका 40% से अधिक कोटा। भारत और रूस जैसे देशों के पास केवल 2.5% कोटा है। तो भारत और रूस जैसे देशों के पास 2.5% कोटा है और अमेरिका का 70% तक, और 7 देशों में 40% से अधिक कोटा है। असंतुलित मताधिकार, तो मत के अधिकार भी असंतुलित है। भारत विरोध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को 1 लाख बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का ऋण की मंजूरी दे दी गई, और पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत 7 बिलियन डॉलर का ऋण, जिसमें 1 बिलियन डॉलर की नकदी मुक्त है। तो 7 बिलियन डॉलर है इसका ऋण दिया गया, जिसमें 1 बिलियन की नकदी मुक्त है। भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान को ऋण देने पर आपत्ति जताई और पाकिस्तान द्वारा प्राप्त धन का उपयोग सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देने के लिए किया जा सकता है। तो भारत ने इसका विरोध किया था। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। तो वित्त की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। आर्थिक संसाधनों में आपातकालीन सदस्यता प्रदान करता है। तो आर्थिक संकट होता है तो आर्थिक संकट में आपातकालीन सहायता प्रदान करता है। यह वैश्विक आर्थिक नीति, विश्व की जो आर्थिक नीतियां हैं, नीतियों के लिए डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है। आर्थिक नीतियों के लिए डेटा और नीतियां देता है। फिर जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं जैसे नवीन मुद्दों
पर नीतिगत मार्गदर्शन देता है। भारत के संबंध में IMF की भूमिका, तो वित्त सहायता। वित्त पहला है कि क्या सहायता देता है, IMF की भूमिका क्या है, तो वित्त की सहायता। भारत ने 1991 में आर्थिक संकट के दौरान IMF से ऋण लिया, जिसके बाद आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो 1991 में भारत गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा संकट इतना कम हो गया था कि देश केवल 2 सप्ताह की आयात ही वहन कर सकता था। तो भारत के पास संकट आ गया था इतना। फिर कुल सार्वजनिक ऋण बढ़कर GDP के 55% से अधिक हो गया। तो सार्वजनिक जो ऋण था, तो ऋण देना चुकाना था भारत को सार्वजनिक संपत्तियों पर, तो ऋण GDP के 55% से अधिक हो गया था। भारत को आर्थिक संकट से उबरने के लिए, तो आर्थिक संकट जब था भारत में, उससे उबरने के लिए IMF और विश्व बैंक से ऋण लेना पड़ा। इन संस्थाओं ने ऋण देने की नीतिगत सुधारों की शर्तें रखी थी, जैसे व्यापार उदारीकरण, सब्सिडी में कटौती की जाए, निवेश किया जाए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन आदि देना। भारत सरकार ने आर्थिक सुधार को आवश्यकता को अपनाना और नई आर्थिक नीतियों को लागू किया। तो आर्थिक आवश्यकता को अपनाया भी और इनकी नीतियों को लागू किया। और नीतिगत सलाह, दूसरा काम इसने क्या किया, नीतिगत सलाह देने का काम किया। तो दूसरा नीतिगत सलाह, IMF भारत और आर्थिक नीतियों पर नियमित निगरानी और सलाह देता है। तो IMF क्या करता है, नीतिगत जो नीतियाँ होती हैं, नीतिगत निगरानी करता है और सलाह भी देता है, जैसे राजकोषीय घाटा, संरचनात्मक सुधार है, तो ये काम करता है। और फिर कोटा और वोटिंग शक्तियाँ, कोटा उसमें होता है, दूसरे वोटिंग शक्ति है। भारत का कोटा और वोटिंग शक्ति 2010 में सुधार के बाद बढ़ी है। तो कोटा और शक्ति 2010 के बाद सुधार के बाद बढ़ी है। और IMF के शीर्ष 10 कोटा भारत देशों में शामिल है। तो 10% कोटा है, 10% कोटा धारक देशों को में शामिल है। तकनीकी सहायता है इसका अगला काम। तो IMF भारत को कर नीति, मौद्रिक नीति, वित्त क्षेत्रों में सुधार की सहायता देता है। तो वित्त क्षेत्र में किस तरह सुधार करना है, इसकी नीति बताता है। भारत ने 1993 के बाद से IMF पे कोई ऋण नहीं लिया है, और लिया था तो उस ऋण को वापस चुका भी दिया है। तो वर्तमान में IMF में भारत का चालू ऋण परियोजना बिल्कुल नहीं है। IMF भारत को सलाह और आर्थिक निगरानी तक वित्त सहायता प्रदान करता है। तो सलाह और निगरानी देखता है। IMF के संबंध में भारत की भूमिका कैसी है, तो IMF के संसाधन कोषों में योगदान। तो भारत को कोटा राशि, तो भारत की जो कोटा राशि है वो कितनी है, SDR 13.11 बिलियन, लगभग 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर है। भारत का 8वां सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। 2016 में भारत द्विपक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत 10 अरब डॉलर की राशि आई है। तो 10 अरब डॉलर जो राशि है वो IMF को प्रदान की थी। फिर गरीबी उन्मूलन एवं विकास ट्रस्ट, गरीबी उन्मूलन विकास ट्रस्ट है। तो ये विशेषता, यानी भारत गरीब देशों के ऋण माफी और आर्थिक पुनरुद्धार के लिए, तो गरीब देश हैं तो उनके ऋण की माफ़ी करना और आर्थिक पुनरुद्धार के लिए PRGIT के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। फिर लचीलेपन एवं सततता ट्रस्ट, यह ट्रस्ट जलवायु परिवर्तन महामारी की तैयारी से संबंधित कार्यक्रमों को समर्थन देता है। तो महामारी है तो महामारी की तैयारी संबंधित कार्यक्रमों को समर्थन देता है। भारत ने वैश्विक दक्षिणी सहयोग प्रोत्साहन करने हेतु इस ट्रस्ट में मांग की है। दक्षिण सहयोग क्या है, तो भारत IMF में विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत देने में वकालत करता है कि विकासशील देश हैं तो उनको आवाज़ को मजबूत करता है। साथ ही विकास केंद्रित सुधारों को सहायता दे, विकास के जो केंद्र पे आधारित हैं उन्हें सहायता देता है। फिर क्षमता विकास सहयोग, भारत ने IMF के दक्षिण एशियाई
क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्रों की स्थापना जैसे नई दिल्ली में की है। तो IMF के जो दक्षिण एशियाई के देश हैं तो उनमें प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में उसने की है। और यह केंद्र आर्थिक क्षेत्रों अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो आर्थिक क्षेत्र में जो अधिकारी हैं उन्हें प्रशिक्षण देगा।